काजी फाइज़ साहब ने एक खत जो है वो लिखा है जस्टिस मुनीब के अगेंस्ट, तो पूरी उन्होंने एक किस्म की एक चार्जशीट निकाल दी। लार्जर बेंच ने ISI और MI के ब्रिगेडियर्स, IB के डायरेक्टर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को तमाम केसेस पर अलग अलग इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए जो है वो तलब कर दी। नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 अक्टूबर को वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। मियाँ साहब क्यों जा रहे हैं लंदन? क्या कहानी बन नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियाँ साहब इसलिए निकल रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें का पता नहीं है कि वो चेंज होने लगे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर ब्रसल्स से आपके साथ इस वक्त मैं मौजूद। बस 1-2 दिन का सफ़र और रह गया, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान वापसी होगी और उसके बाद स्टूडियो से जो है वो आपसे मुखातिब हुआ करेंगे। लेकिन पीछे पाकिस्तान में जो है वो जनाब बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सारी खबरें हम तक पहुँच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जिससे यही कहा जा रहा था कि जनाब वहाँ पे गर्मी का मौसम जो है वो बरकरार रहेगा, मौसम की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, तो यही कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही है। और बेकरी का मामला, वो डोनट्स की जो बेकरी है जहाँ से जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड की गई, वो मामला भी पिछले 12 घंटे से चल रहा है। उसके बारे में भी आपको अपडेट्स देते हैं कि वो मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। अब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही एक मौजूदा एक साबका रहनुमा भी इस मामले में लगता है आमने सामने आ गए हैं। तो ख़बरें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक कमेटी का भी जिक्र हो रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर बनी हुई कमेटी जो है गुमशुदा अफराद के हवाले से जो है कोई ब्रीफिंग वगैरह देगी या नहीं देगी, इसके बारे में भी बात करते हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब के हवाले से चीफ जस्टिस ने जो है वो ख़त लिखा है, बताया है कि उनको जजेस कमेटी में क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो इन तमाम खबरों का जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि जनाब वो जो चीफ जस्टिस के साथ जो एक वाक़या पेश आया जहाँ पे उनकी वाइफ और उनकी बेटी जो है वहाँ पे साथ मौजूद थी, उसके बाद जो है वो कल से एक बहस शुरू हो गई। एक तो ये सिलसिला देखने में आया कि उस बेकरी के ऊपर आज जो है वो काफ़ी रश था। कई यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स सारे जो है वहाँ पे पहुँच गए। ज़ाहिर बात है, एक स्पॉट मिल गया जहाँ पे कंटेंट जो है वो बना के काफ़ी वायरल हो रहा है, तो सब ने अपने अपने डोल लेके जो है वहाँ पे पहुँच गए। बनता भी है, ज़ाहिर बात है, एक स्पॉट ऐसा है। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े हुए जो चंद यूट्यूबर्स हैं वो तो उन्होंने 1 मिनट लगाया और वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन वो पहुँचने के साथ जो है वो कम से कम उन्होंने एक अच्छा काम ये किया, क्योंकि पहुँचने से एक ये जो तासुर फैला हुआ था कि जनाब उस बेकरी को जो है वो बेकरी सील हुई हुई है और उसको सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, वो तासुर ज़ायल हो गया। बेकरी सील हुई थी और ये भी कहा जा रहा है, स्पेकुलेशन ये है कि मामला यही था, लेकिन वो ये बताया जा रहा है कि 11 सितंबर को जो है इसको सील किया गया था। DC इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा इसकी ट्वीट भी एक सामने आ रही है कि जी डेंगी, ये कहा जा रहा है कि डेंगी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी के चक्कर में जो है वो बेसिकली उस वक्त उसको सील किया गया था। लेकिन नाउ इट्स ओपन और वो इस वक्त जो है वो डोनट्स वगैरह सर्व भी कर रही है, लोग धड़ाधड़ उसको ख़रीद भी रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है उसकी अच्छी खासी तशहीर की है इस चक्कर में कि जनाब यहाँ से डोनट्स जो हैं वो ख़रीदें। तो इस कंपनी की जानिब से, ये जो डोनट्स बनाने वाली कंपनी है, उनकी जानिब से एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी जो है वो जारी की गई और उसमें ये कहा गया कि जी हमें पता लगा है कि एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और हमारे एक एम्प्लॉई की जानिब से सब कुछ किया गया। एक तो ये भी क्लियर हो गया कि बहुत से लोग जो है सवाल कर रहे थे कि जनाब शायद ये वाक़या जो है वो बेकरी के मालिक की जानिब से हुआ है। मालिक की जानिब से नहीं, वो कोई लड़का वहाँ पे काम करता था, उसने आके सब कुछ कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि जी हम अपनी जितनी ब्रांचेज़ हैं और वहाँ पे काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी जो है अब हम ध्यान देंगे कि आपने जो है वो कस्टमर्स के साथ क्या बर्ताव रखना है, होना भी चाहिए। दिस वॉज वेरी अनप्रोफेशनल, इट वॉज वेरी अनएथिकल। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी पिछले वीलॉग के अंदर काफ़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि इसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। लेकिन है यहाँ पे माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह इसको जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने इसको कंडेम किया था और मैंने उसकी तारीफ़ की थी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं एक्चुअली अपना इस पर जो स्टांस ले रहे हैं वो बड़ा दुरुस्त है कि ये मामला बेसिकली ये जो लड़का है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो जो मजहबी मामला था, एक बड़ा एक अहम केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था। बट हैविंग सेड दैट, वो उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन हो या उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो, किसी भी सूरत में इस एटीट्यूड को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, एक बात। बल्कि मैं इनके PTI के ख़ास तौर पे वो 1-2 यूट्यूबर्स को देख रहा था, वो ये इस चक्कर में बोलना शुरू हो गए थे कि जनाब बदतमीज़ी होती है तो इनकलाब आता है। इन बेवकूफ़ों को इस बात का नहीं पता कि बदतमीज़ी और इनकलाब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इनकलाब लाना होता है ना चुप करके, खामोशी के साथ बैठ के भी इनकलाब आ सकता है। इसके लिए बदतमीज़ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये बदतमीज़ी का जहर अगर फैलना शुरू हो गया ना तो फिर ये एक साइड पे नहीं रहेगा, दूसरी साइड पे भी आएगा और ये आपके साथ भी हो सकता है।
मैं तो वो यूट्यूबर जो इसको इस एटीट्यूड को अपने सिर्फ लाइक्स और शेयर्स और व्यूज़ के चक्कर में इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़हन में रखिएगा कल को आपके साथ भी हो सकता है। कल को आप किसी सड़क के ऊपर किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे ना, तो कोई भी आके जो आपसे मुखालफत रखता हो, आपके नज़रिए से मुखालफत रखता हो, वो आ जाएगा आपके पास और साथ साथ आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और सारा आपको 4 गालियाँ भी देगा, आपके ख़ानदान के सामने देगा। तब क्या करेंगे फिर आप? तब आप जस्टिफाई करेंगे, वो उसका इनकलाब होगा। फिर वो कहेगा भाई ये मेरा इनकलाब है। आज आप जिस इनकलाब के चक्कर में इस बदतमीज़ी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कल को फिर आपके साथ करेगा। इसके ऊपर मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस पर फवाद चौधरी साहब ने तो इस पर ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। तो शहबाज गिल ने फिर बीच में छलांग मारी अमेरिका से बैठ के। उन्होंने कहा कि जी व्हाट अ शो ऑफ पुअर पावर अगेंस्ट द पुअर बेकरी वर्कर, फॉर्मर पाकिस्तानी लॉ मिनिस्टर, सीनियर लॉयर एंड माय फ्रेंड फवाद चौधरी लेबलिंग वर्बल स्लैंडर ऑफ आम आवाम, कि जी आम आदमी ने जनाब ये सब कुछ किया है, एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड डिमांड्स दैट पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड। फवाद स्टेटमेंट इज एन आउटकम ऑफ एन एलिटिस्ट माइंडसेट। तो फवाद चौधरी साहब को वो एलिटिस्ट माइंडसेट जो है वो करार दे रहे हैं शहबाज गिल साहब, की ज़हन में रखिएगा। Of course, cursing someone is impolite, but use of bad language should be labeled as an act of misdemeanor at max. You could have stated that it was an act of disrespect, but calling it extremism and asking for his arrest and punishment is also another extreme reaction coming from a lawyer, Sai. It is against the fundamental rights, freedom of speech under Article 19. एक तो ये Article 19 की छतरी के थले जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम किसी को भी जो है किसी से भी बदतमीजी कर सकते हैं। तो शहबाज गिल साहब तो फिर इसका मतलब है कि आपके मुंह के ऊपर वो जो इंक फेंकी गई थी जब आप लाहौर के अंदर एक अदालत के अंदर आए थे, वो याद है ना, वो कि एक आपके जिसमें आप पेश नहीं हो रहे, सारी बात है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो उसके अंदर आपके मुंह के ऊपर जो है स्याही फेंकी गई थी, आपके ऊपर गालबन अंडे भी फेंके गए थे। क्या उसको जस्टिफाई किया जाए? और अब जारी बात है बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो निकालना चाहेंगे, तो वो डेट निकाल लीजिएगा और जाके मेरा वीलॉग ढूंढ लीजिएगा। जिस दिन ये शहबाज गिल के साथ भी हुआ था, इवन तो मैं इख्तलाफ करता हूँ उनके साथ, लेकिन जिस दिन उनके साथ ये सारा कुछ हुआ था मैंने उसकी मजम्मत की थी। मैं कहता ये बिल्कुल इस एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन फवाद चौधरी जो हैं, सॉरी शहबाज गिल जो हैं, वो अमेरिका में बैठ के ये सारी चीज़ के बारे में कह रहे हैं जस्टिफाइड है। हुजूर ज़रा ये हरकत जाके अमेरिका के चीफ जस्टिस से करके दिखाएं ना, आप ज़रा एक दफ़ा ज़रा वहाँ पे हिम्मत तो करें करने की। उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड और ये सारा कुछ, ये आपसे ये जो आपकी लग्जरीज आपको मिली हुई है, ये कैसे आपके हाथ से जाती हैं आपको लग पता जाएगा। आप राय 100 दफ़ा रखें, मैं ये नहीं कहता कि आपकी चीफ जस्टिस, बिल्कुल मैं खुद चीफ जस्टिस से बहुत सी बातों के ऊपर इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन आप उसको जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं कि हाँ जी जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। वो मैंने शहबाज गिल साहब से एक और भी चीज़ का इख्तलाफ है, थोड़ा सा इस चीज़ का भी लिहाज किया कि जब किसी की फैमिली साथ बैठी होती है ना, तो उस वक्त अगले का थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। लेकिन खैर मैं क्या कहूँ, मैं शहबाज गिल साहब के हवाले से कि वो किसी की फैमिली वैल्यूज़ का क्या ख्याल रखते हैं। ये हिबा फवाद जो उनकी अहलियाँ हैं, ये तो उनके साथ भी भिड़ते रहे माजी के अंदर। जब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नहीं थे, अरेस्टेड थे, गालबन ये तब की बात है। तो ये इनका पुराना, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी उनकी फैमिली के साथ भी जो है एक ये पुराना इशू है। अच्छा जी, इसके अलावा एक जहाँ पे ये डेवलपमेंट्स हुई, मतलब ये डिबेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आज सारा दिन भी जो है वो चलती रही है कि जनाब ये जो कुछ हुआ ये सही था या गलत था। मैं कैटेगोरिकली मैं इसको जो है वो मैं कंडेम करता हूँ और ये किसी सूरत भी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं। बिकॉज अगर आपने इस बीमारी को चलने दिया तो ये ऐसी नासूर बन के आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर फैलेगी कि कोई भी नहीं बचेगा, किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। अगर कोई ये समझता है ना, अगर कोई सहाफ़ी, सियासतदान, एंकर, यूट्यूबर कोई भी समझता है कि मैं फिर इससे बच जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी रगड़े में आएंगे, सब आएंगे इसके अंदर, कोई नहीं बचेगा। इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर अगर आपने ये हरकतें पब्लिक डोमेन में अगलों के ख़ानदानों के सामने ये हरकतें करना शुरू कर दी ना, तो कोई भी नहीं बचेगा, कोई किसी सियासी जमात का कोई रहनुमा कहीं नहीं बचेगा, ये ज़हन में रखिएगा। सो आई एम सॉरी बट आई विल नॉट सपोर्ट दिस, एक बात। अच्छा, उसके बाद जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो है लापता अफराद के हवाले से उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच में जो है वो समाअत हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को अदालती फैसलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई और अदालत ने कहा कि वजारत दिफा का सिविल केसेस में कंडक्ट है कि अदालती फैसले नज़रअंदाज करते हैं। नोटिस भेजने वाले मुलाजिम को 6 घंटे बिठाकर भेजा गया है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कमेटी को सुनना हमारे लिए बड़ा अहम है। अदालत ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात सामने हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, इसे देखना लाजमी है। अदालत ने कहा कि आपने जो कमेटी बनाई है उनको कह दें कि यहाँ आकर हमें समझाए, रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने वापस कर दी है। जज ने कहा कि लापता अफराद कमीशन से इख्तलाफ है, वो 20-20 ऑर्डर्स करते हैं, इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ऐसे कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर शर्म आती है और सख्त तकलीफ होती है। अदालत ने कहा कि पहले रिपोर्ट में कहते हैं बंदा गायब है, फिर कहते हैं वो ऑर्डर गलती से हुआ।
आम आदमी ने किस से जाकर रोना है अगर हम ये तय ना कर सके। इस रिपोर्ट में आपने 80% केसेस को मुकम्मल करने का लिखा है। जज साहब की सरबराही में जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के मुकदमात पर बने लार्जर बेंच ने ISI और MI के ब्रिगेडियर्स, IB के डायरेक्टर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को तमाम केसेस पर अलग अलग इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए जो है वो तलब कर लिया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। ये जो गुमशुदा अफराद का मामला है ये कोई आज से नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर से जो है पाकिस्तान के साथ चिमड़ा हुआ है, लेकिन ये मामला जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर बात है दोनों साइड्स की अपनी अपनी इसमें दलाइल हैं। एक साइड ये कहती है कि नहीं जनाब वो गुमशुदा अफराद नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं या ख़ुद जानबूझ के छुपे हुए हैं, वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं। एक साइड का ये कहना है कि नहीं जनाब इस तरह लोगों को घरों से गायब कर दिया जाता है और उनका कई कई हफ्ते, कई कई महीने, कई कई साल भी जो है ऐसे केसेस हैं कि उनका पता ही नहीं लगता। सो देयर हैज़ टू बी एन एंड टू ऑल दिस। सो चलें अब ये जज साहब के अदालत के अंदर ये मामला है, लेट्स सी कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग्स होंगी उसके बारे में क्या कहा जाता है। इसके अलावा एक अकाउंट है मारखोर। ये मारखोर अकाउंट जो है ये काफ़ी प्रो इस्टेब्लिशमेंट अकाउंट जो है वो समझा जाता है और अक्सर औकात जो एट्रीब्यूशंस ये की जाती हैं कि जनाब एजेंसीज़ के हवाले से जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं की जा सकती, वो अनऑफिशियली यहाँ से वो नैरेटिव जो है वो बिल्डिंग की जाती है। बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ कि डिफेंस की बीट करने वाले बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इसकी ट्वीटों को रीट्वीट कर रहे होते हैं। मतलब ऑफ ऑल द पीपल कोई उनसे जाके पूछे भाई ये मारखोर नाम के अकाउंट की आप ट्वीटें क्यों रीट्वीट करते हैं, मतलब आपको कोई ऑथेंटिकेशन का पता है या आपको आइडिया है कि इसके पीछे कौन है? डिफेंस की बीट्स करने वाले। सो इट लुक्स रियली ऑड बट स्टिल एनीवेज उनका पसंदीदा ये अकाउंट है मारखोर अकाउंट। तो उस मारखोर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है। वी स्टिल हैव टू चेक के जो आदिल राजा हैं उनका यूट्यूब अकाउंट जो है बताया जा रहा है कि उसे वो फिर बंद हो गया है। इससे पहले भी उनके साथ ये हो चुका है। तो अब जो है ये इसी अकाउंट ने ये कहा है कि जनाब वो अकाउंट जो है बंद हो गया। वी स्टिल हैव टू चेक बिकॉज हम लोग उसको फॉलो नहीं करते उस अकाउंट को, बट वील हैव टू चेक कि वो ये कहा जा रहा है कि जी उनका अकाउंट जो है वो दोबारा बंद कर दिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर, वो जो एक टिकटॉकर था नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला मेरे ख्याल में इस तरह करके उसको नाम कहते थे, जिसने अपनी गाड़ी के ऊपर जो है वो IK 804 के नाम से जो है वो एक नंबर प्लेट लगाई थी, तो उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो उसके बारे में ख़बर ये आई है कि जी 14 रोज़ा रिमांड उसका पुलिस ने मांगा, अदालत ने जो उसे मुस्तरद कर दिया और उसे केस से भी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये पता लगा था कि जनाब वो जो नंबर प्लेट थी वो बेसिकली जाली थी, लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस ने उसे गिरफ़्तार तो किया, लेकिन गिरफ़्तार होने के बाद जो है उसे छोड़ दिया गया। मुस्लिम लीग नून के मैं कई अकाउंट्स को देख रहा था, वो इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जनाब ये क्या हो रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब की पुलिस जो है वो पता है कि एक अकाउंट एक नंबर प्लेट जो है जाली लगी हुई है, इसके बावजूद जो है वो केस का इतना कमज़ोर बनाया गया कि बंदा जो है वो सही तरह पकड़ा ही नहीं गया और वो अदालत ने उसको रिलीफ भी दे दिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूशन का भी बहुत इशू होता है कि प्रोसिक्यूशन एक्चुअली केस को किस तरह लड़ती है। अब यहाँ पे कोर्ट के अंदर कौन ये केस लड़ रहा था, मतलब एवरीवन इन द वर्ल्ड वुड सी कि वो नंबर प्लेट जो है वो जाली है, मतलब IK 804, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको लड़के को जो है वो रिलीफ मिल गया। देखते हैं इस पर क्या होता है। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा कुछ सियासी और अदालती मामलों के हवाले से भी बात करें। एक तो ये खबर आ रही है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो जंग ने ये रिपोर्ट की है कि 3 अक्टूबर को वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जो है वो जंग ने कहा है कि जी उन्होंने अपनी टिकट भी जो है वो बुक करवा ली है और जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब जो है वो लंदन रवाना होंगे और उनके ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान भी जो है वो उनके साथ होंगे। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा है कि जी हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी उनके साथ हों। और दूसरी जानिब जंग अखबार ने नवाज शरीफ की रवानगी जो है वो 3 अक्टूबर के हवाले से लिखी है कि वो 3 अक्टूबर को कन्फर्म है, जबकि जियो के ऊपर जो है वो ये चल रहा है कि जी उनकी रवानगी 5 से 7 अक्टूबर के बीच में होगी। जंग कह रहा है 3 अक्टूबर, उन्हीं का टीवी चैनल 5 से 7 अक्टूबर कह रहा है। और पिछले साल 21 अक्टूबर को आपको याद होगा कि वो मियाँ साहब जो है वो वापस आए थे, तो 1 साल के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है अब वो दोबारा मियाँ साहब जो है जाने लगे। लेकिन एक स्पेकुलेशन जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, बैठकों के अंदर जो है वो बहुत शुरू हो गई है। क्यों? एक तो ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि आईनी तरमीम का मसला है और ये पिछला अगला 1 महीना बड़ा क्रूशल है। तो इस मौके के ऊपर जब एक एक वोट की ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब आप ज़हन में रखिएगा कि MNA हैं, तो एक एक वोट की ज़रूरत है, तो इस मौके के ऊपर मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे। जब यहाँ पे आपने एक एक वोट करके अपने नंबर जो है वो पूरे करने हैं, तो हाउ कैन मियाँ साहब डू दिस? इवन दो लास्ट टाइम मियाँ साहब को जो बुलाया गया था तो वोट तो कोई भी नहीं डला था, बेचारे वेट करते रहे, लेकिन बंदे ही पूरे नहीं हुए और मियाँ साहब को वापस इस्लामाबाद से लाहौर जाना पड़ा था।
तो मियाँ साहब क्यों जा रहे हैं लंदन? क्या कहानी बन नहीं रही? इवन दो मौलाना फजल रहमान की जो कल एंकर्स के साथ मुलाकात हुई है, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि मौलाना साहब काफ़ी हद तक चीज़ों पे मान गए हुए हैं। एक दो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली शायद क्लियर किए जा सकते हैं। तो इस मौके के ऊपर जो है वो मियाँ साहब जाने लगे हैं, एक बात। दूसरी बात ये, अगर तो जाने लगे, ज़ाहिर बात है दिस इज़ स्टिल स्पेकुलेटिव कि वो जाते हैं कि नहीं जाते। दूसरी बात ये कि मियाँ साहब जो ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 साल पहले क्या हुआ था। 1 साल पहले मियाँ साहब आए तब थे जब काज़ी फ़ाइज़ साहब आए थे, मतलब जब वो उन्होंने आके चीफ़ जस्टिस की कुर्सी जो है वो संभाली थी। तो अब जा उस वक्त रहे हैं जब चीफ़ जस्टिस के बारे में पता नहीं है कि वो उन्होंने ये कुर्सी रखनी है कि नहीं रखनी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेसिकली मियाँ साहब इसलिए निकल रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा मैं खबर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मियाँ साहब इसलिए निकल रहे हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस का पता नहीं है कि वो चेंज होने लगे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम आए तो इसी वजह से थे। ये तो मतलब उमर बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो मियाँ साहब नहीं आए थे वापस, इवन दो उनके भाई की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन वो नहीं आए थे। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेसिकली चीफ जस्टिस की के हवाले से वेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस होते हैं यहाँ पे कि नहीं होते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। सो अभी भी स्पेकुलेटिव जो है वो काफ़ी गुफ्तगू है। दूसरी जानिब जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने एक ख़त जो है वो लिखा है मंसूर अली शाह साहब को। मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज आप जानते हैं, उन्होंने ये एतराज़ किया था कि जनाब वो जजेस कमेटी के अंदर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक उसको उसकी पुरानी सूरत हाल के अंदर जो है बहाल नहीं किया जाता, जिसके अंदर चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे। तो उन्होंने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था और बाकायदा तौर पे जो है अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो चीफ जस्टिस तक कन्वे भी की थी। अब ये खबर आई है कि जनाब चीफ जस्टिस ने जवाबी ख़त जो है वो भेजा है और अपने जवाबी ख़त में जो है वो उन्होंने रीज़न्स लिखी हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो शामिल करने की वजह ये थी कि सबसे पहले जो है वो जस्टिस याया अफरीदी से रब्ता किया गया था, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने इनकार कर दिया था बैठने से, तो जिसकी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो बिठाया गया। अब ये जब हुआ था एक्चुअली जस्टिस अमीनुद्दीन को जब जजेस कमेटी में शामिल किया गया था तो उस वक्त एक सेगमेंट ने ये बहुत एतराज़ किया था, उन्होंने कहा था कि जी अपने बंदे को बिठा लिया, मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन को जो ये कहा जा रहा था अपने धड़े को जो है बिठा लिया। तो जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से जो है इनकार वो बताया जा रहा है, जी इनकार करने की वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है बिठाया गया, एक बात। दूसरा उन्होंने लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया सीनियर जजेस के साथ इंतहाई दरिश्त था, कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते। ये काजी फ़ाइज़ साहब लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे, क्योंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। ये याद रहे कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने अपने जवाबी ख़त में कहा कि जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब उन दो जजों में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कहता है कि अर्जेंट नौयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब का तातीलात के दौरान अर्जेंट मुकदमात सुनने से इनकार कानून की नफ़ी है। उन्होंने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया, एडॉक जजेस को 1100 मुकदमात सुनने तक महदूद कर दिया, जबकि कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था। इजलास से वॉकआउट कर गए। ऑडियो लीक्स केस में हुक्म इम्तना दिया, आइनी मुकदमात में जल्द हुक्म इम्तना दिए, फिर इन मुकदमात को सुनना ना फैसला किया, इन मुकदमात को सुना और ना ही फैसला किया। इससे पहले सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह ने 23 सितंबर को बेसिकली जजेस कमेटी की तश्कील 9 के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए थे, तो जिसका जवाब जो है वो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने दिया है। अच्छा, इवन दो इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो एक जज की हैसियत से, जब वो ख़ुद जज थे तो उस वक्त मुख्तलिफ चीफ़ जस्टिस को, जब उनके ज़ाहिर बात है चीफ़ जस्टिस उस वक्त कोई और होते थे तो उनको वो खतूत लिखते थे और सीनियरिटी के उसूलों के ऊपर जो है वो कहते थे कि चलना चाहिए, सीनियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन अब खुद जो वो चीफ जस्टिस बने तो एक एतराज़ ये किया जा रहा है कि जनाब आप सीनियर मोस्ट को जो है वो एक्चुअली इग्नोर कर रहे हैं और नीचे से जो है वो जजेस को पूरा कर रहे हैं। अब वो अपनी रीज़न्स और दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुनीब अख्तर साहब अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा और उनको होना चाहिए थे यहाँ पे, बट वो अवेलेबल नहीं थे। तो जस्टिस मुनीब के अगेंस्ट तो पूरी उन्होंने एक किस्म की एक चार्जशीट निकाल दी है कि जनाब उन्होंने कई ऐसे काम किए। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये कहना कि वो कानून के ख़िलाफ़ जो है वो आइन के ख़िलाफ़ जो है वो कोई काम कर रहा था, तो ये तो ख़ुद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है एक जज के ऊपर, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। सो लेट्स सी इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरा मखसूस नशस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन ने जनाब ये फैसला किया कि सानू समझ नहीं आई, सानू बिल्कुल भी हले भी समझ नहीं आई। इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत जो है वो 8 जजेस ने वजाहत दे दी,
लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि जनाब हमें अभी भी आपकी बात समझ नहीं आई है, और अब इस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अब उन्होंने दोबारा रुजू कर लिया। मेरे ख्याल में 7 या 8 मीटिंग्स हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन उनको कानूनी तौर पर उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आई है। अब उन्होंने दोबारा रब्ता कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने रहनुमाई मांगी है जी कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाए या अदालती फ़ैसले को। आप हमें खुद ही बता दें कि दोनों में से किसको फ़ौक़ियत दी जाए। और इस दरख्वास्त में कहा गया है जी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने हमें खुद ख़त लिखा है कि अदालती फ़ैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, और इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फ़ैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद हो चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालती फ़ैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा बयान के मुताबिक मखसूस नशस्तों के तफसीली ऑर्डर और पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन चंद रोज़ से जो है वो गौर वोस कर रहा था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है। एक और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो कानून है इसके अंदर जो तब्दीली की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर चुका है। अभी तक तो ये खबर है कि वो उसे ऑलरेडी चैलेंज कर चुका है। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जनाब मौलाना फजल रहमान से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द भी जो है मिलने जा रहा है, और ख़ास तौर पे ये बताया जाता है कि पिछले 24 घंटे में वो जो एंकर्स के साथ ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई है उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मौलाना साहब जो है निकल गए हाथ से, और वो बड़ी कोशिश की। लेकिन और मैं आपसे हमेशा कहता था कि इस मामले के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना वो गिव एंड टेक के अंदर कुछ दे सकता है, अपोजिशन के पास होता नहीं है। अपोजिशन, और ख़ास तौर पे अगर आप केपी में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपका मुकाबला ही मौलाना फजल रहमान से है, तो मौलाना को किस तरह आप ला के कैबिनेट में बिठाएंगे? मौलाना के लोगों को अपने साथ केपी के अंदर कैबिनेट में बिठाएंगे, क्या करेंगे आप? उनको किधर एडजस्ट करेंगे? तो हुकूमत के पास जो है ना फिर भी बहुत सा चांस होता है, मुशीर बना देना, वजारतें दे देना, गवर्नर बना देना, इस तरह की चीज़ें कर लेना, लेकिन अपोजिशन के पास जो है ये ऑप्शंस बहुत कम होती हैं। इसके ऊपर जो है वो मैं देख रहा था कि कई सहाफ़ियों ने भी जो है वो मौलाना के हवाले से काफ़ी ट्वीट्स वगैरह की हुई थी कि जी मौलाना देखा, मैं आमिर मतीन साहब एक्चुअली सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था, तो उस पर उन्होंने लिखा कि जागते रहना मौलाना पर ना रहना, मौलाना दिल दे चुके, पहले ही असूलों का मसला ना था, डील का था, तो वो अपनी मर्ज़ी की डील भी लेंगे और मुश्तरका दुश्मन पीटीआई को फारिग भी करवाया जाएगा और लीडर को भी खुद लाइन लगवाया जाएगा। बाकी आइन की बकवास क्या माने रखती है, असल चीज़ पावर और इख्तियार है। मौलाना तो उम्र रसीदा हैं, बेचारे बिलावल की समझ नहीं आती कि वो क्या करने जा रहा है और कहाँ गए उसके अंकल और आंटी बेनज़ीर के दौर के। क्या इस कदर ज़रदारी के आगे ग़ुलाम बन चुके हैं कि कोई इंसाफ, कानून और आइन की बात नहीं हो सकती? कहाँ है शरीर मान, रज़ा रबानी या खुर्शीद शाह? क्या बुढ़ापे में अपनी मिरास की फ़िक्र है, या बीबी के अफकार याद हैं, या सिर्फ ज़रदारी का डर है? इनको शर्म नहीं आ रही है कि वो क्या करने जा रहे हैं? तो आमिर मतीन साहब इज़ नॉट हैप्पी विद मौलाना एंड विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्सो, कि जनाब आप लोग जो है कवानीन के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। एनीवेज, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।